नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाका लद्देवाला वड़ैच में, और ये एक टाउन है इस्लाम पार्क। इस्लाम सिटी के नाम से ये इलाका जाना जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर आज से 9 माह कबल पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मर्डर हो गया। बड़ी हैरत की बात है कि 9 माह गुजरने के बावजूद आज तक ना तो उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो लवाकिन हैं, जो उनके वर्सा हैं, उनको इंसाफ मिला, और ना ही उनके जो कातिल हैं वो अब तक गिरफ़्तार हो चुके। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम बात करेंगे जो मर्डर होने वाले पुलिस के ASI हैं उनके वर्सा से। इस वक्त हमारे साथ उनके ससुर मौजूद हैं, सरदार साहब। आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये 9 माह कबल जो वाक़या हुआ जिसमें आपके दामाद जो पुलिस के ASI थे वो मर्डर हो गए, ये क्या माजरा, कैसे मर्डर हुआ, क्या वाक़या था? तो मेरे बेटे मेरी शादी सी ते नाल हमसाए ने 9 महीने हो गए गल हो गए। शादी मौजूद सुनो भी मेहंदी रात सी, बच्चे तो मैं ये मूवी थाने भेजन तो पुलिस टुर गई है। पुलिस टुर गई है, हर का मौके हो गया। थाना पुलिस आई है, आग टुर गई है। ठीक सर उस बाद सर ने की है, बच्चे ने पूछा की गल आपरेशन तू मैं हुई है। तो मैं पूछा बेटा की गल है, हमसाया सी इन साढ़े जिया होया ये हो गया। मैं समझा समझू प्यार न आ गए, उन्होंने समझाना प्यार पूर सी आ गए घर। और रात 4:15 बजे आए ने, प्रोफाइल की मेरे घर दे ना सामने घर तो माता मेरे का। प्रोफाइल में बात सुन के तो मामला बाहर निकला, दिमाग मेरा सही। बाहर निकले जो ASI थे पुलिस के? जी जी सब इंस्पेक्टर सी। अच्छा, सब इंस्पेक्टर। फिर बाहर निकले मुकरम सी, जाहद, इतना भरा सी फरहान। ये मुकर्रम जाहद फरहान कौन है? ये भरा ने सर इतनी। ये कौन है? ये मुलजम पार्टी के? अच्छा, मुलजम में से मुकर्रम, जाहद और फरहान। हाँ जी फरहान। एक अली सिकंदर बंदेशा लड़का है। सही। ये 4 आए ने, इन फायरिंग छड़ी आके 4:15 बजे ना। तो फिर बात सुन मेरे दिमाग में बाहर निकले हूँ मारी है, एक गोली मारी तो वो दिल दबाई गई है, मौके शहीद हो गया। अच्छा, क्या वजह है? कहते हैं कि इस दौर में पंजाब में ख़ास तौर पर अगर इंसाफ मिलता है तो पुलिस वाले अपने पेटी भाई को ज़रूर इंसाफ देते हैं। तो क्या वजह है कि ये उनका पेटी भाई होने के बावजूद 9 माह गुजर गए हैं, अभी तक ना कोई मुलजम गिरफ्तार हुआ, ना आपको इंसाफ मिला, ना कोई दाद रसी? क्या वजह है उसकी, क्या समझ? सर मैं CPO साहब ने यासीन साहब उन्होंने एक बार नहीं 20 बारी गया होवांगा। उन्हें ये आख जो गए उन्हें ये आख्या ये बराम गुजर सी SHO उन्होंने बुला के उन्हें आखे 2-4 बारी बंदे फड़ो या करो। हर तो कुछ नहीं। RP हो गए हैं, RP साहब को भी उन्होंने भी यही आख्या ये कर वो कोई महीना सार हो गया, इस गल फिर हो गया। RP साहब को एक महीना हो गया और गए तो उत्थे सानू सर मिलन को नहीं देता, सानू कोई मिलन नहीं देता। होर गल दूर की गल सानू साहब मिलन को नहीं देते है। अच्छा। 6-7 घंटे बाहर छड़ते हैं बाहर। कौन रोकता है आपको मिलने से? रीडर सर, रीडर जो रीडर साहिबान है वो आपको अंदर नहीं मिलन सर जाने थे। RP साहब के कोल मिलन मैं गया वहाँ 6 बारी गया सर, 2 बारी अज धक्के ना मिले अं जाके, धक्के ना जाके मिले 2 बारी मिले सो मिलन देंदे ही नहीं आओ। सही। तो बाकी उन्होंने क्या करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं हाल तक। जो मुकामी यहाँ की पुलिस स्टेशन है, पुलिस क्या कहती है इस हवाले से? सर पुलिस सर यही है, अभी जा रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं सर। और जो इनके जो आला ऑफिशल्स हैं, मतलब DSP साहिबान, जो SP हैं, जो CPO हैं, RPO हैं, जब आप इनसे मिलते हैं तो इनका क्या कहना है? सर वो यही कहते हैं बस आ रहे हैं तो जा रहे हैं, बुलाते हैं बुला के तो कहते हैं पर कि सर कोई गल नहीं है, कोई गल सुनता साडी, कोई बस सुनता ही कोई नहीं साडी। असीं हैरान है, गल तो फिर परेशान कि साडी गल नहीं सुनते। अब क्या समझते हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ऐसी बीच में कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से अभी तक मुलजमान को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया? सर सानू की पता हो, उस कश्मीर पुलिस का मुलाजिम सी, शायद ये भी हो सकता है। यानी कि कमज़ोर पुलिस का मुलाजिम? साहब यही लाजमी गल फिर यही होना है ना। लेकिन फिर भी पुलिस में तो था वो सर, ये चाहे कश्मीर पुलिस में था लेकिन पुलिस में तो थे ना। बस वो वेख लो सर, हूँ की कर सकते हैं। असं गए भी उन्होंने को मिन्नतला भी किया, रोए पिटे भी हैं सर, रोए पिटे भी हैं। इस दौरान कोई बच्चे भी थे? हाँ जी, है एक बेटा जी माशाल्लाह, है बेटा जी
एक बेटी है, अच्छा। एक बेटी है ਉਹਦੀ, एक बेटा जो है। नाज़रीन, इस वक्त हम एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या हुआ। सरदार साहब से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया था कि इसी घर में, जो मेरे पीछे अकब में नज़र आ रहा है, इसी घर में शादी थी, और शादी के बाद जो थोड़ी बहुत जो तलख कलामी, जो तू मैं हुई, मामूली रंजिश थी जो ख़त्म हो गई। और सुबह 4 बजे उन्होंने अपने दीगर दोस्तों को बुलाकर तो यहाँ पर ना एक दावा बोला। एग्जैक्टली जिस जगह मेरा कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग उनके खड़े थे, कुछ लोग इस जगह पे खड़े थे और कुछ लोग यहाँ मेरे राइट साइड पर यहाँ पर खड़े थे जिन्होंने फ़ायरिंग की। आप देख रहे हैं कि फ़ायरिंग के जो निशानात हैं वो आज भी इस बिल्डिंग के ऊपर मौजूद हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने वो घर है जहाँ पर सरदार साहब की जो बेटी का जो घर है, जहाँ पर उनके दामाद अपनी वाइफ के साथ रहाइश पजीर थे। वो वहाँ से बाहर निकले और सडन जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो मौजूद साहब थे, जो मुल्ज़िम पार्टी थी, उन्होंने इनको फायर किया और वो मौका पर इनकी डेथ हो गई। इसी वजह से अभी हम बात करेंगे जो मकतूल की बेवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनके क्या जज्बात हैं, अपने खामन के जाने के बाद उनकी लाइफ कैसी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जिस घर में शादी की तकरीब जारी थी, और मेरे साथ मेरी बहन, जिनके शौहर नौमा कबल बिल्कुल उनके हमसायों ने बड़ी मामूली सी रंजिश पर जो है उनकी जान ले ली। तो मेरे साथ मेरी बहन मौजूद हैं जो सब इंस्पेक्टर थे। उनकी जो बेवा, मुझे तकलीफ़ हो रही है ये लफ्ज़ बोलते, लेकिन हमारे मुआशरे का ये अलमिया है। आइए मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। तो वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। मैं बिस्तर लेने के लिए पापा के घर आई थी अपने घर से। सही। जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर टेंट के पास खड़े थे जहाँ पर शादी का टेंट लगा हुआ था। सही। मैंने जब उस साइड पर मैंने दुपट्टा रखा हुआ था, शाल रखी हुई थी रेड कलर की। जब मैंने शाल को थोड़ा सा साइड पे करके देखा, मैंने कहा मुझे लगा शायद ये मेरे कज़न है। जब मैंने देखा तो उनके हाथ में एक के हाथ में राइफ़ल थी, जो बड़े जाहद था उसके हाथ में राइफ़ल थी, और जो दूसरा था मुकर्रब उसके हाथ में पिस्टल थी, और जो उनका तीसरा भाई था वो मेरे घर की तरफ लाइटें ऑफ कर रहा था। ठीक है। और एक और ऑफ कर रहा था वो। हाँ जी, वो उन्होंने मेरे घर की लाइटें ऑफ कर दी हुई थी। जो शादी वाली लाइटें लगी हुई थी। उसके बाद सर, जब क्या कहते हैं, मैं घर से थोड़ा सा बाहर निकली, मैं उनको देख के उन्होंने बल्कि मुझे खुद पहले मुखातिब कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि निकालो सबको घर से बाहर। तो मैं इतनी देर में पापा को आवाज़ें देना शुरू होगी, मामा को आवाज़ें देना शुरू होगी। मैंने कहा मामा पापा बाहर आ गए, कुत्ते आ गए, जो मैं उन्हें बोल रही थी। ठीक है, मैंने ऐसे गुस्से में बोला तो उन्होंने इतनी देर में फायरिंग स्टार्ट कर दी, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। और मुझे मेरी जो हमारी मामा थी, मेरी इतनी देर में मामा और पापा गिराज में आ चुके हुए थे, सब रिश्तेदार सब जागे फायरिंग की आवाज़ सुन के। मैं गेट से बाहर थी, मुझे उन्होंने गेट से अंदर खींच दिया। इसी दौरान फायरिंग हमारे घर में आना शुरू होगी। आपने देखे होंगे निशान गोलियों के, मेरे घर पर भी वो लोग फायरिंग कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, अपने घर का गेट बंद होने की आवाज़ आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे। वो सो रहे थे और मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो वो सो रहे थे, मैं उन्हें देख के आई थी। शायद वो फायरिंग की आवाज़ से बाहर आए हैं, वो कैसे आए हैं हम नहीं जानते। ठीक है। तो जब मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई है, गेट बंद होने की, तो मुझे यही लगा कि मेरे हस्बैंड अंदर हैं, सब लोग वहाँ पर भी सेव हो गए हैं। मुझे ये नहीं था पता कि उनको गोली लग चुकी हुई है या उनकी डेथ हो चुकी हुई है। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जब वो लोग चले गए तो हम घर से बाहर निकले तो मुझे किसी ने आवाज़ लगाई ऊपर से कि नीचे कौन है लेटा हुआ। मैं अपने घर की साइड पर देखा तो मेरे हस्बैंड थे वो। मैं उनको देख के तो मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि ये वो है। मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि मैं उनके पास जा सकती, लेकिन भाई और पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार थे जो उन्हें उठा के ले गए यहाँ से। जब मैं वहाँ पर ही खड़ी थी उनके खून के पास, मुझे 6:45 बताया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिजान की डेथ यहाँ से जाते साथ ही हो गई थी, लेकिन मुझे यही कहा जा रहा था कि उसका ऑपरेट चल रहा है, उनका ऑपरेट चल रहा है, वो ठीक हो गए, उन्हें बाजू पे गोली लगी। मुझे यही बताया जा रहा था। जब 6:45 मुझे बताया गया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं था आ रहा, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे थे, हमारा कोई कसूर नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी उनके साथ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था, लेकिन मैं परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया बैठे बिठाए। मैं तो अपने भाई की खुशियाँ अटेंड कर रही थी और उन खुशियों में मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे साथ इस तरह का जुल्म कर देंगे।
मैंने कई लोगों से रब्ता किया। मैंने कश्मीर के पुलिस के साथ रब्ता किया, जो फैज़ान के DSP थे, फैज़ान के IG पंजाब के साथ रब्ता किया, IG कश्मीर के साथ। DSP साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे उनके वॉइस भेजे कि मैंने अपनी तरफ से पर्सनल कोशिश की है कि आपका जो है ना मामला हल हो, लेकिन जो पंजाब पुलिस है उनके साथ हमारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम दूध में से मक्खी हैं उनके लिए। वो हमें अपने मामलात में यही कहते हैं, ठीक है हम आपके लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे। 9 मंथ होने वाले हैं और हमारे पेटी भाई का, वो उनका भी पेटी भाई था, वो अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके हैं। मैं हर रोज़ कोशिश करती रहती हूँ। मैंने अब अपने IG पंजाब को कॉल की थी एक दिन, उन्होंने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। मैं कई दिन लगातार कॉलें करती रही हूँ, उनके किसी PM ने उठाई, किसने उठाई, कॉल उठाई, मुझे उठा के पूछा आपने किससे बात करनी है। मैंने सारा कुछ बताया और मुझे कहा कि ये नंबर है, इस पे कॉल करें। मुझे उन्होंने नंबर नोट करवाया। जब मैंने नंबर नोट करके कॉल की तो वो नंबर ही है ही नहीं था, वो नंबर ही मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये नंबर ही नहीं है। फिर मैंने जब दोबारा उसी नंबर पर कॉलें करना शुरू की तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया था, मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जब RPO ऑफिस के पास ये लास्ट टाइम मैं गई हूँ 15 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तहस नहस कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। मैं पास थी खड़ी और उन्होंने कहा कि कल ही आपके तफ्तीशी को बुलाया जाएगा और सारा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए इस बात को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। और फिर हमें दोबारा बुलाया गया RPO ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि हाँ RPO ऑफिस अब है ही नहीं है, दफ्तर में मौजूद ही नहीं है, और ये वो बस कह के हमें वहाँ से टाल मटोल कर दिया। सुबह की गई हुई मैं शाम को 8 बजे 9 बजे घर आती हूँ कि शायद मुझे कहीं से उम्मीद नज़र आएगी, शायद मुझे कोई इंसाफ दिलाएगा। अगर एक आम शहरी को ये एक पुलिस वाले हैं मेरे हस्बैंड जिन्हें ये इंसाफ नहीं दिला सकते, तो ये एक आम शहरी को भी नहीं दिला सकते। एक आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं ये दे सकते, ये अपने इस बेटी भाई को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो ये मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे कहीं से कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। अच्छा बहना, आपने IG पंजाब के जो कंप्लेन नंबर है 1787, हाँ जी, उस पर भी कॉल किया मैंने, उस पर भी कॉल की। बेलें जाती हैं, वो उठाते नहीं हैं। अगर उठा लें तो वो कहेंगे हम आपको बुलाएंगे, कोई भी नहीं बुलाता, कोई कुछ भी नहीं करता है। 9 माह हो गए हैं हाँ आपके जी। हस्बैंड को आपसे जुदा हो गए। जी बिल्कुल। इन 9 माह का अरसा कैसा गुजरा? बहुत तकलीफ है। हर रात जब मैं सोती हूँ ये सोच के कि शायद कहीं से उम्मीद की किरण नज़र आएगी, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आता। मेरे हस्बैंड खुशियों में मुझे छोड़ के गए, ये सारी ज़िंदगी भूलने वाली बात नहीं है, ना मैं कभी ये भूल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई की शादी थी जिसमें वो मुझे छोड़ के चले गए। हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई 6 माह की कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा होता है ना कि कुछ था, कि हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं थी उनके साथ। मुझे तो ये बात भी बाद में पता चली कि एक मामूली सी बात हुई और उस पर ये सारा कुछ हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनके लिए इंसान की ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, जो किसी को आके जब उनका दिल करता है कुचल के चले जाते हैं। खुदारा ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाए ताकि मेरे खामन को इंसाफ मिल सके। मैंने बहुत 2 छोटे बच्चे हैं आपके। जी बिल्कुल। बेटा आपका माशाल्लाह आप गुफ्तगू करता है। जी बिल्कुल। ईद, शब बारात, 14 अगस्त या त्योहारों पर जब वो दूसरे बच्चों को अपने बाप के साथ देखता है तो क्या वो आपसे नहीं पूछता कि मामा मेरे पापा किधर हैं? तब आप क्या कहती हैं उन्हें, और उस वक़्त आपके दिल पर क्या गुजरती है? उसे अभी भी लगता है कि उसके पापा ज़िंदा हो जाएंगे, उसे अभी भी लगता है। वो मुझे यही कहता है मामा कि पापा कब्र से आ जाएंगे ज़िंदा होके, जब पापा को इंसाफ मिलेगा तो वो वापस आ जाएंगे। मैं उसके सवालों के जवाब जैसे देती हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। मैं अपने बेटों को महसूस नहीं करवाती कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मैं वाकई तकलीफ़ में हूँ। उनका बाप जिसका प्यार भी वो नहीं अभी पा सके और वो उन्हें छोड़ के चला गया। मैं कहती हूँ क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। बहुत तकलीफ़ में आती हूँ। जब ये लास्ट टाइम 14 अगस्त गुजरी है, उसने कहा मेरे पापा को कार में लाए मम्मा, मैं पापा को मेरे कपड़ों की तस्वीरें भेजें। मैं उसे क्या बताती कि तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। उसे अभी भी लगता है कि वो कब्र से शायद ज़िंदा होके आ जाएंगे। वो बच्चा, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे पापा को ज़िंदा हो जाएंगे जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। मैं उसके कॉन्सेप्ट को कैसे ख़राब करूँ। मैं उसे कहती हूँ हाँ ठीक है आ जाएंगे आपके पापा, आ जाएंगे। जब मेरे खामन की मुझसे जुदाई हुई थी तो मुझे लगता था कि मैं बस ख़त्म हो जाऊँगी अब।
वो बहुत मुश्किल वक्त था। बहुत शुक्रिया मेरी बहना। नाजरीन, आपने इस गमज़दा बेटी की बातें सुनी। एक मामूली सी बात पर, छोटी सी रंजिश पर, छोटी सी तलख कलामी पर किसी की जान ले लेना, और फिर अलमिया ये कि पुलिस की जानब से उसको इंसाफ न दिया जाना लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे साथ इस वक्त उस गमज़दा बेटी की वालिदा मौजूद हैं जो बड़ी कम उम्री में इस बेवगी के आलम में चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, आपकी बेटी बड़ी कम उम्री में उसके साथ ये हादसा हुआ, आप क्या समझते हैं, इंसाफ मिलना और अकेले उसकी ज़िंदगी गुजारना क्या बीत रही है आप पर? हमारे साथ तो वो हुआ है ना जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होता। मेरी बेटी अभी, मैंने 19 साल की मैंने उसकी शादी कर दी और 24 साल की उम्र में वो बेवा हो गई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा होगा, और मोहल्ले में कभी हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नाराज़गी कभी इस तरह की बात हुई नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा अपने घर से नहीं निकलते, अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं वो दुश्मन कब से हमारे घर पे ताक लगा के बैठा हुआ था, हमें नहीं था इल्म। आप क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, और जो मुक़्तदर हलके हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि किस तरह का आपको इंसाफ चाहिए? ये चीफ जस्टिस और ये जो आर्मी चीफ हैं, ये सब इन सब से हमारी इल्तिजा है कि हमारे जो दामाद के कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनकी ये मेहरबानी होगी अगर वो हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इस जुल्म में पुलिस बराबर की शरीक है। क्योंकि जब शादी की रात इसने शिकायत लगाई कि इन्होंने गोलियां चलाई या कुछ किया, हालांकि हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने झूठ बोल के गलत वीडियो बना के, क्योंकि ख़ुद उसके पास असला था, उसने अपने असले से क्या किया मैं नहीं पता, उसने झूठी रिपोर्ट बना के भेजी है। वो बंदे आए तब पैसे खाने के लिए पुलिस फ़ौरन आ गई है। लेकिन जब मेरा दामाद कत्ल हुआ है, सुबह 7 बजे वो आए हैं, 4 बजे का वाक़या है, और वो 7 बजे यहाँ पे आए हैं। तो उस वक़्त उन्हें याद नहीं आया कि यहाँ पे अब कत्ल हुआ है, इस घर से हम आगे पैसे लेके आए हैं। ये पाकिस्तान में किस तरह का इंसाफ है? कोई गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। तो मेरी यही इल्तिजा है कि खुदा के कहर से डरें और हमारा साथ दें और हमारा एहसास करें, इन छोटे छोटे बच्चों का एहसास करें। मेरी बेटी छोटी उम्र में बेवा हो गई, उसका एहसास करें। इनको किसी का कोई एहसास नहीं है। मेरा खामन इतने महीने हो गए जलील हो रहा है, और ये सब हर बंदा पैसे उठा के तो आराम से बैठा हुआ है। CPO तक, DPO तक किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम हमारे केस की तरफ तवज्जो करें। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी बेटी समेत और अपने उसके बच्चों समेत अपने आप को आग लगा लूँगी और इनको भी ख़त्म कर दूँगी और ख़ुद भी ख़त्म हो जाऊँगी। और हमारे कत्ल का जो इल्ज़ाम है इन सब लोगों पे होगा जिन्होंने उन जालिमों का साथ दिया है, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे दामाद को कत्ल हुए इतना अरसा हो गया और हमारा तमाशा देख रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा है उन सब लोगों से जो ऑफिसर हैं बड़े, या CPO, या जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे दामाद के कत्ल का बेहतरीन फैसला किया जाए और उन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नहीं तो हम कोई ना कोई बड़ा हरबा आज़मा लेंगे अपने ऊपर, और हमें जीने का कोई हक नहीं अगर यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलता तो। इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा कमसिन बेटा, मकतूल का बेटा अब्दुल्ला हक मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक। ये आपकी हैंड पे क्या हुआ है? बेड से नीचे गिरा हूँ। स्कूल जाते हो आप? क्यों नहीं जाते स्कूल? अभी नहीं जाऊँगा। अब क्यों नहीं जाना? छुट्टी है अभी। कल सुबह स्कूल जाओगे? कल सुबह क्यों नहीं जाओगे?
जाऊंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी। वाह, टीचर प्यार करती है आपसे? मारती है। क्यों मारती है आपको? मारता हूँ जब बच्चों को, तब मारती है। अच्छा, आपके पापा किधर हैं? पापा किधर हैं? किधर गए हैं आपके पापा, आपको पता है? मामा ने भी कुछ नहीं बताया? क्या? मामा क्या कहती हैं, पापा किधर हैं? मुझे नहीं पता। आप पापा को मिस करते हो? वो आएंगे तो मिस करो ना। क्या बोला आपने? मैंने कहा आएंगे तो मिस करूँगा। अभी आपको अपने पापा पे प्यार आता है? कितना प्यार आता है? जाता हूँ। हैंडसेट बताओ, हैंडसेट बताओ, हैंडसेट बताओ कितना, इतना ज़्यादा प्यार आता है आपको इनसे। जब पापा आएंगे तो फिर क्या करोगे पापा से? कब आएंगे? वो जब पापा आएंगे तो फिर आप पापा से क्या बोलोगे? क्या बोलूँ फिर? क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता। आपने मकतूल की जो उर्सा हैं, जो उनकी बेवा हैं, जो उनकी सास है, जो उनके ससुर है और जो उनके छोटे से कमसिन बेटे हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने उनकी बातें सुनी। मेरा दिल किस कैफियत में है ये मैं आपको बता नहीं सकता। एक छोटी सी बात पर, छोटी सी रंजिश पर किसी की जान ले लेना और फिर पुलिस की जानिब से उनको इंसाफ न दिए जाना। मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि जो कश्मीर की पुलिस है उनका ये कहना था कि हम पंजाब पुलिस के लिए, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती वो अल्फाज कहने को, हम नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये अलग अलग नज़रिया, ये तज़ाद क्यों? एक इंसान कत्ल हुआ है, उस कत्ल का इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वाक़े को बयान करने के लिए, मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। आप बनिए इस मज़लूम फैमिली की आवाज़, बनिए इनकी ज़ुबान बनिए। आप बताइए इनको इंसाफ कैसे मिलना चाहिए। उन्होंने, मुअम्मर ख़ातून ने बताया कि वो ख़ुद सोज़ी कर लेंगी, ख़ुद पर, अपनी उस बेवा बेटी पर और उन दो कम से नन्हे फूलों पर तेल छिड़क कर वो आग लगा लेंगी। उनका यही कहना था कि जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती ना हो, जहाँ पर इंसाफ हर किसी को ना मिल सके, उस मुल्क में, उस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आप भी इनकी आवाज़ बनिए। शायद हमारी, शायद आपकी आवाज़, आपके अल्फाज हुकूमती आला ऐवानों तक पहुँच सके। शायद आपका कोई कमेंट उनके दिल पर असर कर जाए, उनके दिल को छू जाए और इस मुतासरा फैमिली को इंसाफ मिल जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सिकंदर आज़म और मेरी कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, मिलेंगे किसी अगले मज़लूम के साथ उसकी दादरसी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।